जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे मूल अधिकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले मूल अधिकार होता क्या है। तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना व्यक्तिगत जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए, मुंह पे टेप लगा के चलने बोला जाए, तो आप सोचिए कैसा फील कीजिएगा। या आपको जहाँ तहाँ घूमने, जैसे कहीं भी निर्बाध रूप से आप घूम सकते हैं, वहाँ प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आप घर में बंद रहिए, तो सोचिए क्या फील कीजिएगा। तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है, मतलब कह सकते हैं नैसर्गिक अधिकार, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी को मूल अधिकार बोलते हैं। तो ये मूल अधिकार जो है क्या होता है ये तो जान गए, लेकिन अब ये किसके लिए होता है मूल अधिकार? तो ये व्यक्तिगत है। मूल अधिकार कैसा है? हर एक व्यक्ति के लिए है, ना कि कोई समाज के लिए। मूल अधिकार जो है, जो भी व्यक्ति है उस सब के लिए है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कैसा होता है? तो व्यक्तिगत होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार लिया कहाँ गया था। ये हमारे संविधान का भाग 3 का हिस्सा है। तो ये कहाँ से लिया गया था? तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए से लिया गया था। यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया था। कौन? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया मूल अधिकार। और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया और भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 35 मतलब 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा है भाग 3 में। भाग 3 में इसकी चर्चा है 12 से लेकर के 35 तक। और भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब मैग्ना कार्टा शब्द आया, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो बोलते हैं, भाग 3 को बोला जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा शब्द क्या है? तो मैग्ना कार्टा शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र। जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो भाग 3 में जो है अधिकार पत्र तो मिला है भारतीय जनता को, वहाँ के नागरिक को तो अधिकार पत्र मिला है कि ये आपके जीवन का मूल रूप से अधिकार मिला है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये अधिकार पत्र है। और ये बोलेगा मैग्ना कार्टा शब्द है फ्रांसीसी शब्द, लेकिन यूज कहाँ हुआ था? तो यूज पहली बार हुआ था। पहली बार यूज कहाँ हुआ था? पहली बार यूज हुआ था ब्रिटेन में। कब? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में वहाँ की जनता को मिला था अधिकार पत्र, जो कि पहली बार मिला था 1215 ईस्वी में। और उसी समय यूज हुआ था मैग्ना कार्टा शब्द का। तो ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के बोला जाता है भारतीय संविधान का? तो ये कौन हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार की चर्चा है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार तो ये हो गया, इसके बारे में जान लिए। भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम जानेंगे कि मूल अधिकार जो है मिला है, तो उसको मतलब निलंबित किया जा सकता है या उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, या आपका मान लिया जाए मूल अधिकार का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं। इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहले जानेंगे कि मूल अधिकार का निलंबन कौन करता है और किस कंडीशन में होता है। निलंबन अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा, ये भी जानेंगे। तो मूल अधिकार का जो है निलंबन कौन करता है? तो निलंबन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। उसका कुछ कंडीशन है कि राष्ट्रपति कब निलंबन करेंगे। तो राष्ट्रपति मान लिया जाए युद्ध लड़ रहा है देश, या देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो गया, या क्या कर सकते हैं देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस कंडीशन में आपके मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। उसमें से कुछ मूल अधिकार जो 20-21 है वो हमेशा आपके लिए रहेगा। अनुच्छेद 20-21 के तहत मिला गया अधिकार वो हमेशा रहेगा। लेकिन बहुत सारे मूल अधिकार हैं जो अनुच्छेद 358 और 59 के तहत निलंबित कर दिए जाते हैं। तो उसमें से इसमें यही जानना है कि मूल अधिकार के निलंबन का अधिकार किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है मूल अधिकार के निलंबन का अधिकार। लेकिन यही बोल देगा प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है? तो प्रतिबंधित करने का अधिकार जो है संसद के पास है। प्रतिबंधित करने का मतलब हुआ कि हमेशा के लिए समाप्त कर देना।
हमेशा के लिए समाप्त तभी होगा जब उस पर कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद प्रतिबंधित हो जाएगा मूल अधिकार। तो प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद के पास है। इसमें मान लिया जाए, एक आप लोग पढ़े होंगे कि मूल संविधान में जो है मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, ये भी जान लीजिए। मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में जो थी मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। लेकिन एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 19 का को और क्या बोलते हैं 31 अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 19 का को और अनुच्छेद 31 में था क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। और उसको कहाँ रख दिया गया? विधिक अधिकार में। तो 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है 19 का को और अनुच्छेद 31 को समाप्त करके भाग 3 से हटा करके कहाँ? भाग 12 300 का को विधिक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार। ये कौन किया? तो संसद किया। मतलब संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करके कौन सा अधिकार में डाल दिया? तो डाल दिया विधिक अधिकार में, 300 का को भाग 12 में डाल दिया। तो मतलब यहाँ यही जाने कि निलंबित कौन कर सकता है मूल अधिकार को? तो राष्ट्रपति कर सकता है। यही बोल देगा। प्रतिबंधित कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर मान लिया जाए आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? तो मूल अधिकार का हनन होने के बाद इस पर कौन सुनवाई करेगा? किसके पास जाइएगा कि हमारा मूल अधिकार जो है का हनन हो रहा है और आप हमको दिलवा दीजिए? तो ये जाइएगा आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये जो है आपका मामला सुन लेगा। आप कहिएगा कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनेगा और फैसला देगा। अगर हनन हो रहा है तो आपको कहेगा नहीं, इसको ये अधिकार मिलना चाहिए। तो ये मतलब क्या कह सकते हैं कि ये वाद्य योग है। कौन? मूल अधिकार। मूल अधिकार न्यायालय में वाद्य योग है। मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये तो हो गया मूल अधिकार के बारे में। उसके बाद 1922 में जब संविधान सभा की मांग हुई थी तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो संविधान सभा के लिए नेहरू के अध्यक्षता में यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि 1928 ईस्वी में रिपोर्ट दिया था। 1928 ईस्वी में रिपोर्ट देने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया? मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो संविधान सभा का कमेटी गठित हुआ था वो 1928 में रिपोर्ट दिया। लेकिन जे.एल. नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ? मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट तैयार हुआ। मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट बोलेगा कौन तैयार किया? तो मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट कौन तैयार किया? जे.एल. नेहरू मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट तैयार किए। उसके बाद मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसको पहली बार जो है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? तो कराची अधिवेशन है। कौन से अधिवेशन हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय मूल अधिकार को प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये अध्यक्षता कर रहे थे। तो मतलब वो पूछेगा कि मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट कौन तैयार किया? तो जवाहरलाल नेहरू। अब बोलेगा इसको पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग जान लिए कि मूल अधिकार के बारे में कुछ जान लिए कि क्या क्या कैसे निलंबित हो सकता है, कैसे प्रतिबंधित होता है, मूल अधिकार होता क्या है और मूल अधिकार कब से मतलब चर्चा में आया। तो ये सब तो हम लोग जान लिए।
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, तो मूल अधिकार वाले भाग को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये सब तो हम लोग जान लिए। उसके बाद हम लोग बोले थे कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक चर्चा है, 12 से लेकर के 35 तक चर्चा है। तो हम लोग जानेंगे कि 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित है, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो 12 में जो है, अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में है परिभाषा। अनुच्छेद 12 में जो है मूल अधिकार को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है मूल अधिकार को। किस में, अनुच्छेद 12 में क्या परिभाषित किया गया है कि इसमें स्टेट आता है। स्टेट में क्या हो गया, स्टेट में आ गया संघ जो कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य आ गया, या कोई भी अथॉरिटी है वो भी स्टेट में गिना जाएगा। वो सब का अपना अलग अलग क्या कह सकते हैं, मूल अधिकार से संबंधित परिभाषित कर सकता है, मूल अधिकार को अलग अलग ढंग से परिभाषित कर सकता है। जैसे आप मान लिया जाए क्या कर सकते हैं, आप सेना में, सेना भी एक अलग अथॉरिटी है, सेना में है, तो सेना में जैसे आम नागरिक को अधिकार मिला हुआ है उस तरह का अधिकार आपको सेना में है तो आपको नहीं मिलेगा। वो सेना डिसाइड करेगा कि आपको कौन कौन सा अधिकार दिया जाएगा, कौन कौन सा नहीं दिया जाएगा। तो ये मामला हो गया। अब एक आप वीडियो वायरल होते हुए सुने होंगे, कोई व्यक्ति थे यूपी के जो सेना में थे और उन्होंने वीडियो वायरल किया था कि हमें इस तरह का खाना मिलता है, जबकि वो सही किए थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, रूल तोड़ दिए थे, सेना का रूल तोड़ दिए। सेना में है कि अगर आपको कोई समस्या है तो वहाँ पर है शिकायत करने का फोरम, वहाँ आप शिकायत कीजिए, आपका सुना जाएगा। ये इन्होंने क्या किया, तो ये हुआ अथॉरिटी कैसे, देखिए मतलब अपना आपका मूल अधिकार को थोड़ा अपने हिसाब से लागू करता है। या मान लिया जाए आप एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट भी एक अलग अथॉरिटी है, उसको भी अधिकार है, या संघ सरकार का जो भी हो या राज्य सरकार का जो भी वैसा संस्था हो, वो अपना अपना हिसाब से मूल अधिकार पर कुछ न कुछ क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकता है, अपने हिसाब से लागू आपके लिए कर सकता है अगर उस अथॉरिटी में आप शामिल हैं तो उसमें क्या होगा, मान लिया जाए एयरपोर्ट है, अलग अथॉरिटी है, तो एयरपोर्ट में क्या होगा, एयरपोर्ट में आप चाहिएगा कि एयरपोर्ट के आसपास अगर किसी का घर है तो हम 10 तल्ला बना लें, तो 10 तल्ला बनाइएगा तो प्लेन उतरने में दिक्कत होगा, तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, वो आपको बनाने नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, न्यायालय में जाइएगा न कहेगा हमरे बस का बात न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा, आप यहाँ पर इतना ही ऊंचाई तक बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये सब हुआ क्या, राज्य परिभाषित करेगा किसको, मूल अधिकार को, स्टेट और कोई भी अथॉरिटी। उसके बाद अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकार के अल्पीकरण या कोई असंगत है तो उसको समाप्त करने की बात कहा गया है। अब अल्पीकरण क्या होता है, अब मान लिया जाए अल्पीकरण है, तो अल्पीकरण क्या हुआ या असंगत मूल अधिकार क्या हुआ, दोनों जानते हैं, जैसे असंगत और अल्पीकरण। तो असंगत कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ कुछ ऐसा कानून था जो पहले से लागू है, जैसे हिंदू सिविल कोड या मुस्लिम शरिया लॉ या आईपीसी की धारा जो बहुत सारा है वो पहले से लागू होल है और संविधान में उसको जारी रखा गया है। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर मान लिया जाए कोई पहले से धारा है या बाद में भी कोई जोड़ा गया, अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो उसको असंगत करार करके ख़त्म कर दिया जाएगा, असंगत करार करके ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए आप 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा जो है सबसे पहले कौन लेके आया था, तो सायरा बानो केस जो कि राजीव गांधी के समय में ही गया था, सायरा बानो बेगम के केस में गया था। उसमें कोर्ट ने फैसला सायरा बानो बेगम के पक्ष में दिया, लेकिन राजीव गांधी उस समय के पता नहीं क्या स्थिति थी, उन्होंने कोर्ट का फैसला को पलट करके मतलब संसद से कानून पारित कर दिए, संसद में कोर्ट का फैसला को पलट दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसी समय से महिला जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी कि 3 तलाक में हमारा अधिकार का हनन होता है। मान लिया जाए कोई पुरुष शादी किया और 3 बार तलाक बोल के उसको छोड़ के चल दिया दूसरा के साथ, फिर उसको भी छोड़ के तीसरा के साथ। तो इस तरह से महिला के अधिकार, महिला को भी अधिकार होना चाहिए कि आप बोल दिए तलाक हो गया, महिला का भी इच्छा रहेगा तब न। तो इसमें क्या हुआ कि भाई फिर से जो ये मोदी सरकार आया तो उन्होंने महिलाओं के लिए 3 तलाक के अधिकार को क्या किया,
जो ये शरिया लॉ में था उसको समाप्त कर दिया गया। उसको कानूनी तौर पर अगर आपको तलाक लेना है तो कानून सम्मत तलाक लीजिए, और नहीं तो तलाक बोल करके 3 बार अगर दीजिएगा तो 3 से 5 साल तक की आपको सज़ा मिल जाएगी। ये तो हो गया वो संगत। अब है अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या हुआ, मान लिया जाए आप सभा कर रहे हैं, सभा क्या कर रहे हैं, आप जाके रोडे पर सभा कर लीजिएगा। रोड पर अगर सभा स्टार्ट कर दिए तो जो व्यक्ति आ जा रहा है उसके मौलिक अधिकार का तो हनन हो रहा है, वो भी तो निर्बाध रूप से कहीं भी आ जा सकता है। तो आप तो रोड पर सभा कर रहे हैं तो किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर अल्पीकरण हो जाता है। आपको बोलेगा रोड पर हम नहीं देंगे सभा करने। आपको अगर भीड़े जुटाना है तो आपको पहले क्या, इसी में देखते होंगे कि कोई भी सभा करने के लिए आपको डीएम, जो जिला का अथॉरिटी सबसे बड़ा मालिक डीएम होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो ये जो है ये क्या करता है, मान लिया जाए आपको एक जगह सुनिश्चित करेगा, वहीं पर आप सभा कर सकते हैं। तो ये हो गया अल्पीकरण। तो इस तरह से 12-13 हम लोग देख लिए। अब आते हैं 14 से लेकर के 35 तक में क्या है। 14 से लेकर के 35 में जो है 6 प्रकार के, जो 7 था मूल अधिकार, तो 7वां तो समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 के को भाग 12 में रख दिया गया। तो अब हम लोग 6 बचा है मूल अधिकार, तो 6 में जानते हैं कि कौन कौन सा है। तो एक है पहला समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है कहाँ से कहाँ तक, 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समता या समानता का अधिकार। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर के 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के 22। उसके बाद बोलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है 23 एवं 24। 23 एवं 24 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या दिया गया अधिकार। चौथा क्या है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। पाँचवा कौन है, पाँचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है पाँचवा, शिक्षा संबंधी अधिकार है। कौमा है ये पाँचवा है, और ये 29 एवं 30 में है। 29 एवं 30 में है क्या चीज़, शिक्षा संबंधी एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है 29 एवं 30। तो ये पांचों हो गया। कौन कौन था, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से ये पूछता है कि समता या समानता का अधिकार को से मतलब कितने से कितने अनुच्छेद तक चर्चा किया गया, तो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में 14 से 18, ऑप्शन बी सी जो भी रहे। तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18, यही बोल देगा स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से लेकर के 22 तक अनुच्छेद में, यही बोल देगा शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 एवं 24 में चर्चा किया गया है, या बोलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से लेकर के 28 तक है। उसके बाद बोल देगा अगर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तो ये है 29 एवं 30 में। अब एक बचा जिसको कि छठा अधिकार, छठा के बारे में जानेंगे। इसको भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको इन्होंने कौन मतलब इसको कौन कहा है भारतीय संविधान की आत्मा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बोले हैं। कौन बोले हैं, भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा इसको बोले हैं। कौन बोले हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले हैं, अंबेडकर साहब बोले हैं, बाबा साहब बोले हैं इनको, इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा। क्यों बोले हैं, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट।
आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और इस तरह से मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये तो हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें संवैधानिक उपचार के लिए अगर हाई कोर्ट भी जाते हैं तो वो भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितने? 5 प्रकार का रीट जारी करता है, लेकिन वो करता है अनुच्छेद 5 प्रकार का रीट, 5 प्रकार का रीट, 5 प्रकार का रीट जारी करता है, लेकिन वो करता है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है 5 प्रकार का रीट। यही बोल देगा ये करता है, ये मतलब हाई कोर्ट, ये कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, एचसी करता है। यही अगर बोल देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत ये भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। उसके बाद अगली क्लास में जो है आपको अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।